Hello everyone, this is Isha Parveen and you are watching my channel Smart Biology. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के बारे में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेम होता है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो किस तरह से होती है प्लांट्स में या फिर एनिमल्स के अंदर। तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, श्वसन की जो क्रियाविधि है वो किस तरह से होगी। रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, मीन्स वायवीय श्वसन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वायवीय श्वसन का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इस पूरी प्रोसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व रहेगा। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पर होता है, सेल में होता है, कोशिका के अंदर होगा। अब कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ पर होगी ये प्रोसेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखें स्टूडेंट्स, कोशिका के अंदर दो जगह पर रेस्पिरेशन का जो पूरा मैकेनिज्म है या क्रियाविधि है वो कंप्लीट होती है। पहली जो साइट है वो होती है साइटोप्लाज्म, या इसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। एंड कोशिका द्रव्य मीन्स सेल का वो पार्ट जहां पर सारे ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, उस जगह पर रेस्पिरेशन की कुछ प्रोसेस होगी। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन, तो वो क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस कोशिका द्रव्य में होती, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो जो यूकैरियोट्स हैं या फिर ससीम केंद्र की हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होगी। अगर यहाँ पर बात की जाए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ पर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, मीजोसोम या फिर मीजोकाइम। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मीजोसोम्स या मीजोकाई क्या होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, उनके इनर फोल्डिंग्स या अंतर्वलन को कहा जाता है मीजोसोम या मीजोकाई। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखें, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी कॉमन रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। क्या कहलाएगा ये, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फिर श्वसन क्रिया कारक, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, इसके ऊपर एंजाइम्स अपना वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, रिएक्टेंट क्रियाकारक या फिर सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज इसलिए लिया क्योंकि मेनली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा निर्माण के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्लूकोज की बात की। इसके अलावा लिपिड्स और प्रोटीन भी क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। लेकिन लिपिड्स का जो रेस्पिरेशन है या उनका ब्रेकडाउन है वो थोड़ा इजी नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल रहता है। और प्रोटीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में तब काम आते हैं जब फास्टिंग कंडीशन होती है, मीन्स बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होते तब प्रोटीन का यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कि ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। इस ग्लूकोज के साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो रिएक्शन कौन करने वाला है, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। जब ग्लूकोज पर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, याद रखें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा थ्रू अ कंप्लीट प्रोसेस, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेंगे, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज होगा और साथ में क्या होगा, कुछ एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होगी। आप इसको 686 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिखते हैं 36 ATP या 38 ATP। ये 36 और 38 अलग अलग क्यों लिखा,
क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमन मसल्स के अंदर क्या होता है 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है और जनरली 36 एटीपी बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, या ये रिएक्शन कहलाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि ग्लूकोज से ये सारी चीज़ें बनेंगी जो स्टेप बाय स्टेप होगी। तो एक प्रोसेस कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सिंपल सी प्रोसेस होती है, जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। तो इस तरह से पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड के यहाँ पर बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में, एंड इट इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय अवायवीय दोनों तरह के श्वसन के अंदर ये प्रोसेस कॉमन होती है, होगी ही सही। तो पायरुविक एसिड बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है और आज हम यहाँ पर इस क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरुविक एसिड चला जाता है और वहां पर स्टेप बाय स्टेप जो पायरुविक एसिड है डिग्रेड होगा और डिग्रेड होकर वहां पे क्या बनता है, CO2 एंड H2O। तो आप देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले जब पायरुविक एसिड अंदर जाएगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहा जाएगा ये, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परी माइटोकॉन्ड्रिय अवकाश में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन को ये के थ्रू मूव होकर ये कहाँ चला जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड से बनाया जाता है एसिटिल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स का पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का सब्सटेंस होता है और एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का। दैट मीन्स यहाँ पर CO2 का रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है वो रिलीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी लेकिन CO2 यहाँ पर रिलीज जरूर होगी। तो ये प्रोसेस होती है, ये कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आफ्टर दैट ये जो एसिटिल कोएंजाइम A है ये आगे मूव करता है और ये जाता है इनटू मैट्रिक्स या फिर आधात्री में। मैट्रिक्स या आधात्री में जाकर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जहां पर बाकी की जो CO2 है वो रिलीज की जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एग्जाम पर्पज से आपसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण के बारे में पूछ सकते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल है, इस पर भी कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल भी बनता है और आपके माइनर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये आप याद रखें। और इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आप देखें CO2 रिलीज हो रही है, बट साथ में क्या बनते हैं यहाँ पर ATP। तो वो जो पूरे ATP हैं उनको किस तरह से स्टोर किया जाएगा, किस तरह से वो यूज होंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, या फिर इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये कहाँ पर होता है, F1 पार्टिकल पर होगा, F1 कण पर होगा। हिंदी में इसको कहा जाता है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की प्रोसेस होगी, दैट मीन्स ATP बनेंगे। तो वो F1 पार्टिकल्स के थ्रू बनते हैं और ये जो प्रोसेस है या इसके ये जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन या फिर क्रिस्टी पर। तो इस तरह से अंतः झिल्ली पर
या अंतःकला पर ये पाए जाते हैं इसके एंजाइम। तो इस तरह से जो पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ऐसे कंप्लीट होगी। साइटोप्लाज्म में ओनली ग्लाइकोलाइसिस होगा, ओनली क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। देन उसके बाद में एरोबिक है, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये मूव करता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए हेल्प कौन करता है, सब यूनिट ऑफ पार्सन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जाएगा और वहां पर जाकर पहले होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और फाइनली क्या होता है एटीपी का प्रोडक्शन, जो कि ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होगा। अब यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे ओनली ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से किस तरह से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कितने NADH2 कितने ATP बनेंगे, कितने यूज होंगे, ये आपका मेन पर्पस रहेगा। आपको केमिकल फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा इसका। तो देखते हैं किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस या इसे हम कहते हैं ग्लूकोज का विघटन। 2 वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ग्लाइको मीन्स है यहाँ पर ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब क्या होता है, विघटन या फिर ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा। एक बार फिर आपको बता दें, जो ग्लूकोज होगा ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कैसे बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। इससे पहले आप याद रखें, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस को एक और नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड EMP पाथवे। EMP पाथवे इसको कहा जाता है। EMP पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बताया था 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने और उन्हीं के नाम के बेसिस पर, उन्हीं के इनिशियल्स पर इसको नाम दिया गया है EMP। E फॉर एम्बडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के बारे में बताया या इस पाथवे के बारे में बताया, तो इसलिए इसको कहा जाता है EMP पाथवे। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर फिर ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हुए इसके पास में टोटल कार्बन होते हैं 6। तो ये 6 कार्बन से क्या करता है, 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से स्टेप्स होती हैं। इसे 10 स्टेप प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्लीट जो प्रोसेस है वो 10 चरणों में या 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 किस तरह से प्रोसेस होगी। देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद ग्लूकोज। सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एक्टिवेट होगा, साइटोप्लाज्म में स्टोर है ग्लूकोज, तो इसको एक्टिवेट किया जाता है। अब एक्टिवेट किस तरह से होगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उसके 6th कार्बन पर जो एंड में कार्बन है उस पर कोई भी एडिशनल ग्रुप या कोई भी अन्य जो समूह होता है वो जुड़ जाता है आसानी से। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मींस ग्लूकोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ गया है। अब ये फॉस्फेट मिलेगा कहाँ से, तो साइटोप्लाज्म में जो ATP प्रेजेंट होगा, ये ATP क्या करता है, यहाँ पर एक फॉस्फेट देगा। जब ATP मींस ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या बनेगा यहाँ पर, ADP मींस डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट निकल के कहाँ गया, ग्लूकोज के पास में। सिंपल सी प्रोसेस है। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फॉस्फेट ऐड हुआ है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है, दैट मीन्स हेक्सोज शुगर है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है हेक्सो फॉस्फेटेज एंजाइम, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो हेक्सोज शुगर के साथ में जुड़ गया है। तो आप इसको इस तरह से ही याद रखें। अब यहाँ पर प्रोसेस में ATP बनना चाहिए, बट ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर ATP का यूज किया जा रहा है। तो जो भी टोटल ATP बनेंगे हम उसमें से इन ATPs को रिलीज कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना। अब क्या होगा,
बिकॉज इसके ऊपर जो कार्बन और हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन है तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, इसलिए जो ग्लूकोज है ये आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आप इसे हेक्सोज आइसोमरेज भी कह सकते हैं। आइसोमरेज एंजाइम मीन्स ऐसा एंजाइम जो कि ग्लूकोज को इसके समावयवी या आइसोमरेज में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज का समावयवी या आइसोमरेज कौन होता है, आइसोमर कौन होता है, फ्रक्टोज। अब यहाँ पर चूंकि ये फॉस्फेट है इसलिए इसको हम कहेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसका ब्रेकडाउन होना बहुत इजी हो जाता है इसलिए ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, हम इसे हेक्सोज फॉस्फेटेज एंजाइम भी कह सकते हैं, तो फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, एटीपी को यूज करता है। एटीपी से एक फॉस्फेट ले लेगा तो ये एटीपी तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फॉस्फेट कहाँ जुड़ जाएगा, फ्रक्टोज को। देखें 6 कार्बन पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब कहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट पर। क्यों, क्योंकि साइड में या जो मार्जिन्स पर कार्बन है वहां पर कोई भी एडिशनल ग्रुप इजीली जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6। फर्स्ट और 6 कार्बन पर क्या जुड़ चुका है, फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। तो इस तरह से फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बन जाता है। ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स हमने C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में भी पढ़ी है, जस्ट उसकी रिवर्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि 1,6 डाइफॉस्फेट से 6 फॉस्फेट देन ग्लूकोज बनता है। अब हम उल्टा पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पे ग्लूकोज बना था, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है ये फर्दर यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। ये जो ब्रेक डाउन होगा याद रखें किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और मार्जिन्स पर एक एक फॉस्फेट है तो ये स्प्लिट हो जाएगा बीच में से और यहाँ पर 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और वो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल कौन है, देखें एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है जिसका नाम है PgAl, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या इसे हम कहते हैं 3-PgAl, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। शॉर्ट में इसलिए लिखा है बिकॉज हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, मींस कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, 3। जब फ्रक्टोज ब्रेक डाउन होता है तो 2 केमिकल बनाता है या 2 कंपाउंड बनाता है, एक ये बनता है और दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है 3-DHAP, 3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मींस ये एल्डिहाइड है और ये एसीटोन है और बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। ये दोनों ही कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जब ब्रेक डाउन हुआ तो वो ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। जब फ्रक्टोज बनता है तो ये दोनों ही होते हैं जो कंबाइंड होकर फ्रक्टोज को बनाते हैं एल्डोलेज की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी क्या होगा, जब फ्रक्टोज ब्रेक डाउन हुआ तो ये दोनों बनेंगे। लेकिन ये जो DHAP है ये DHAP क्या होगा, यूज में नहीं आएगा क्योंकि इस DHAP का कोई यूज नहीं है, काम सारा इससे होगा। तो इसलिए ये जो DHAP बनेगा आइसोमरेज की प्रेजेंस में ये भी क्या होगा, PgAl बनाएगा। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप याद रखें कि PgAl DHAP दोनों बनते हैं लेकिन फाइनली हमें क्या मिलता है यहाँ पर PgAl। कितने मॉलिक्यूल बने, 2, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन थे, इसके पास 3 कार्बन, तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। ये जो 3-PgAl बना है, एक और चीज आप याद रखें, एक ATP यहाँ यूज हुआ था और दूसरा ATP यहाँ पर यूज हुआ है। ये 2 ही एक ऐसे ATP हैं जो कि यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, अदरवाइज पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में कहीं भी ATP का यूज नहीं होता है। अगर ATP या फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो रिक्वायरमेंट किसके थ्रू पूरी होती है, फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये 3-PgAl है ये भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, 1,3-डाई-PgAl। मीन्स फर्स्ट कार्बन पर भी क्या है, फॉस्फेट, और थर्ड कार्बन पे भी। फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट कहाँ से आया, अब ATP तो यूज नहीं हो सकता तो कौन यूज होगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे यूज होगा।
एक फॉस्फोरिक एसिड एक फॉस्फेट देगा, तो यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल है ना, तो फॉस्फोरिक एसिड भी कितने यूज में आते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से H3PO4 फॉस्फेट देगा और 1,3-डाई-PGL के कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या करता है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम, डीहाइड्रोजिनेज। इस डीहाइड्रोजिनेज को हम ट्रायोज डीहाइड्रोजिनेज या फिर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये अपने हाइड्रोजन रिलीज करेगा, मींस इसका डीहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण होगा। तो जब ये अपने हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-डाई-PGA या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मींस जो एल्डिहाइड था उससे यहाँ पर ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज हुए वो कहाँ जाते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है NAD+। ये जो NAD+ है ये हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन लेकर क्या बना देगा, NADH2, जिसे हम NADH+H+ भी कहते हैं। एक PGL ने 2 हाइड्रोजन रिलीज किए तो एक NAD ने 2 हाइड्रोजन ले लिए। यहाँ पर 2 PGL हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हैं, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। दैट मीन्स कितने NADH2 बनेंगे, यहाँ पर 2। तो इस तरह से यहाँ पर 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। याद रखें ये जो NADH2 यहाँ बना है ये NADH2 आगे जाएगा कहाँ पर, ETS में, क्योंकि ATP अगर प्योरली बनते हैं तो वो डायरेक्टली यूज होते हैं, बट अगर ATP NADH2 के थ्रू बनेंगे तो NADH2 से ATP किसके थ्रू बनता है, ETS। और ETS कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर। तो इस तरह से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब क्या होगा, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये यहाँ पर अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा। फॉस्फेट रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम, काइनेज, या फिर आप इसको फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज भी कह सकते हैं। तो काइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फेट रिलीज होगा फ्रॉम फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन से जाएगा तो क्या बचेगा, 3PGA मींस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फेट गया, ये फॉस्फेट किसके पास जाता है, ADP के पास में, और ADP के पास जब फॉस्फेट आया तो क्या बनता है, ATP। 2 PGL थे तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, और ये 3PGA भी कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल ने एक फॉस्फेट रिलीज किया तो दूसरा मॉलिक्यूल एक और फॉस्फेट रिलीज करेगा, एंड यहाँ पर ATP के कितने फॉर्मेशंस होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। अभी तक ATP यूज हो रहे थे, अब ATP बन रहा है। तो ये जो ATP है ये ATP डायरेक्टली यहाँ पर बना है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी भी हम कह सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल या फिर क्रियाकारक आधारित ऊर्जा। सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी या क्रियाकारक आधारित ऊर्जा इसलिए कहा है क्योंकि डायरेक्ट सबस्ट्रेट ने, सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज, डायरेक्ट ग्लूकोज ने ATP बनाया है, कोई ETS या माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं गया है, तो ये ATP यहाँ बन चुका है। 3PGA यहाँ बना था, ये जो 3PGA है ये 3PGA क्या करता है, अपने थर्ड कार्बन से फॉस्फेट को मूव करवाता है, और थर्ड कार्बन से फॉस्फेट को मूव करा के कहाँ ले जाता है, सेकेंड कार्बन पर। ये जो प्रोसेस होती है ये होती है म्यूटेज एंजाइम। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो आप याद रखें, जैसे कि म्यूटेज एंजाइम एक इम्पॉर्टेंट है 3PGA से 2PGA बनाने में। सेकेंड कार्बन पर इसलिए रिलीज किया क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पायरुविक एसिड बनेगा, और पायरुविक एसिड बनाने के लिए सेकेंड कार्बन पर फॉस्फेट का होना जरूरी है। सिंपल सी प्रोसेस अब यहाँ बची है। ये जो 2PGA है मीन्स 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब ये क्या करता है, एक और एंजाइम का यूज करेगा जिसे हम कहते हैं इनोलेज। इनोलेज एंजाइम इसे इनॉल में कन्वर्ट कर देगा। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इससे बनेगा यहाँ पर 2
फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो यहाँ बनता है फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड जिसे हम 2PEP भी कहते हैं। फाइनली ये जो 2PEP है ये अपना फोस्फेट रिलीज करके क्या बना देता है यहाँ पर पायरुविक एसिड। इस तरह से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 2 मॉलिक्यूल। 2PEP या फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है इसके पास एक फोस्फेट था। इस फोस्फेट को इसने रिलीज किया इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम, और जब फोस्फेट रिलीज हुआ तो वह अगेन कहाँ जाता है? ADP के पास, और क्या बनाता है? ATP। क्योंकि यहाँ पर 2 फोस्फेट रिलीज होंगे तो ATP भी कितने बनते हैं? यहाँ पर 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर 2 NADH2 एंड 4 ATP का प्रोडक्शन होता है। याद रखें ये जो 2 NADH2 है दे आर इक्वल टू 6 ATP। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। क्यों है? उसके लिए आप ETS पढ़ें। ETS के अंदर आपको पता चलेगा कि 1 NADH2 3 ATP के इक्वल क्यों बोला जाता है। तो इस तरह से 2 NADH2 है 6 ATP के इक्वल होगा, और इस तरह से टोटल कितने ATP बनते हैं? 10 ATP। बट 2 ATP यहाँ पर यूज भी आ जाते हैं, तो जो नेट ATP फॉर्मेशन होगा वो कितना होता है? 8। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में कंप्लीट प्रोसेस के अंदर 8 ATP बनेंगे, चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक रिएक्शन हो, दोनों में इतने ATP का प्रोडक्शन तो होगा ही सही। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल है, 10 स्टेप प्रोसेस है, और स्टेप बाय स्टेप आप याद रखें। एंजाइम्स ज़रूर याद रखें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, आपके कंपटीशन में वो पूछे जा सकते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।